हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम रसशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। कल हमने यंत्र कंप्लीट कर दिए थे। आज हम मूसा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मूसा क्या होती है? सबसे पहले बात आती है मूसा क्या होती है। कोई भी द्रव्य है उसको आपको अग्नि तक ले जाना है या उसको अग्नि देनी है, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप सीधे उसको अग्नि में डाल दोगे। अगर आप सीधे उसको अग्नि में डाल दोगे तो वो जल जाएगा। तो उस द्रव्य को आपको अग्नि तक ले जाने के लिए या अग्नि में रखने के लिए उसको एक विशेष पात्र में रखना पड़ेगा ताकि वो जले नहीं। उस विशेष पात्र को ही अपन मूसा बोल देते हैं। वापस बता रही हूँ, कोई भी द्रव्य है उसको आपको अग्नि में रखने के लिए, है ना, या गर्म करने के लिए, है ना, अग्नि से गर्म करने के लिए उसको एक विशेष पात्र में रखना पड़ेगा उस द्रव्य को। उस विशेष पात्र का नाम ही मूसा है ना। अब मूसा के पर्याय की बात करते हैं। मूसा के पर्याय है क्रोचिका, कुमुदी, कराहटिका, पाचनी और वहिनी मित्रा। अब आप देख पा रहे हो पाचनी और वहिनी मित्रा ये दोनों अग्नि से रिलेटेड है, तो आपको याद हो जाएंगे इजीली। अब कोचिका और कराहटिका की बात करते हैं। मूसा के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी ली जाती है और वो कोचिक क्षेत्र और कराहटिक क्षेत्र में मिलती है, इसलिए इनका नाम कोचिका और कराहटिका है। ठीक है। और कुमुदी इसलिए है क्योंकि मूसा की जो आकृति होती है ना वो कमल के पुष्प जैसी होती है, इसलिए इसका नाम कुमुदी रखा गया है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पाचनी और वहिनी मित्रा से आप समझ लोगे क्योंकि अग्नि के पर्याय हैं दोनों के दोनों। कोचिका और कराहटिका में क्या है, कोचिक क्षेत्र से प्राप्त होती है इनकी मिट्टी मूसा के निर्माण की, और कराहटिक क्षेत्र से प्राप्त होती है, इसलिए इसके पर्याय को कोचिका और कराहटिका बोल दिया। कुमुदी इसलिए बोल दिया क्योंकि इसकी संरचना जो है वो कमल के पुष्प जैसी होती है। ठीक है। मूसा के उपादान द्रव्य का मतलब होता है कि मूसा के निर्माण के लिए किन किन द्रव्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन जो द्रव्य है वो मृतिका मतलब मिट्टी और लोह चूर्ण की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने बोला आपको कि मूसा के लिए एक स्पेशल मिट्टी चाहिए क्योंकि आपको अग्नि में ले जाना है किसी भी द्रव्य को, तो उस मूसा में इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना कि वो उस अग्नि को सहन कर पाए। तो मूसा निर्माण में उपयोगी मिट्टी में सबसे पहले बात करते हैं कि कैसी मिट्टी लेनी चाहिए अपन को, है ना। तो मूसा के निर्माण के लिए पीली मिट्टी होनी चाहिए, है ना, और वो भारी होनी चाहिए। भारी होगी तभी तो टेम्परेचर सहन कर पाएगी, हल्की होगी तो टेम्परेचर ही नहीं सहन कर पाएगी। और बालुका रहित होनी चाहिए और रक्त पित्त वर्ण की होनी चाहिए। तीव्र अग्नि को सहन करने वाली मृतिका श्रेष्ठ होती है। कैसी होनी चाहिए? पीली होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, बालुका रहित होनी चाहिए, रक्त पित्त वर्ण वाली होनी चाहिए और तीव्र अग्नि को सहन करने वाली होनी चाहिए, है ना। अगर आपको ऐसी मिट्टी नहीं मिलती है ना, तो आप क्या करेंगे, वल्मिक मृतिका मैंने कल भी आपको बताया था कि बिल की जो मिट्टी होती है उसको वल्मिक मृतिका बोलते हैं। और कोलाली मिट्टी देखा होगा, कुम्हार घड़े बनाते हैं तो एक स्पेशल टाइप की मिट्टी रखता है अपने आसपास, उसको कोलाली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। अब सामान्य मूसा की बात करते हैं। मूसा के निर्माण में क्या क्या द्रव्यों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, जला हुआ तुष चाहिए, शण के रेशे चाहिए, लकड़ी के कोयले का चूर्ण चाहिए और घोड़े की लीद चाहिए। ये चारों है ना, तुष, शण के रेशे, लकड़ी के कोयले का चूर्ण और घोड़े की लीद, ये चारों के चारों एक एक भाग में लेने, है ना। और 4 भाग में यानी इनसे 4 गुनी, एक एक भाग लिए इनके, और जो मिट्टी ले रहे हैं वो 4 गुना लेते हैं। ठीक है। मिट्टी मैंने बता दी आपको कैसी लेनी है ऊपर, वो मिट्टी आप 4 भाग में लोगे और उसको क्या करोगे, लोहे के दंड से इन सबको मिलाओगे और उसमें जल मिलाओगे और उसको क्या करोगे, कमल के पुष्प जैसी आकृति बना दोगे। इसको सामान्य मूसा बोल देते हैं। वापस रिपीट करूँ, जला हुआ तुष लेंगे, शण के रेशे लेंगे, लकड़ी के कोयले का चूर्ण लेंगे और घोड़े की लीद लेंगे। सबको एक एक भाग में लेना है और ऊपर बताएगी जो मिट्टी है ना उसके 4 भाग लेने, इन सबको मिला देना है आपको, है ना। और
लोहे के दंड से पीसना है और इसमें जल मिलाते जाना है, और जो मिट्टी एक जगह गुथ जाती है उस गुथे हुई मिट्टी से आपको कमल के पुष्प जैसी मूषा बना लेनी है। ये सामान्य मूषा है। ठीक है, ये जो गोइस्तिनी मूषा नाम पड़ा है ना, ये इसके आकार के आधार पे पड़ा है, इसकी संरचना के आधार पे पड़ा है। अपन नॉर्मली तो क्या कर रहे थे, कमल के पुष्प जैसी मूषा बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या, गोस्तन मतलब गाय के स्तन के समान गोल व लंबी मूषा बनाएंगे, बस यही गोइस्तिनी मूषा है। अगर गोइस्तिनी मूषा आपके क्वेश्चन पेपर में आती है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो पूरी जो बताई हुई है ना कि जला हुआ तुष लेने हैं, क्षण की रेशल की सारी प्रोसेस लिख देनी है, बट लास्ट में ये लिख देना है कि इसको करने के बाद में गाय के स्तन के जैसे आकार की मूषा बना लेंगे। ठीक है, वज्र मूषा। अब वज्र मूषा नाम, वज्र से आपको पता चल जाना चाहिए कि वज्र में इसमें लोहे का किट है ना वो ऐड होगा। ठीक है, तो वज्र मूषा में देखना, आपको इसकी मात्रा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली देख लो आप, है ना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर। मिट्टी लेनी है आपको, क्षण के रेशे लेने हैं, घोड़े की लीद लेनी है ना। और ऊपर आपने कोयले का चूर्ण लिया था ना, वहाँ उसकी बजाय आपको लोहे का किट लेना है यहाँ पे, और प्लस में आपको अपनी तरफ से इसमें ऐड करनी है खड़िया मिट्टी। वापस रिपीट कर रही हूँ, मिट्टी लेनी है जो ऊपर बताई गई है वैसी, क्षण के रेशे लेने हैं, घोड़े की लीद लेनी है। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, लकड़ी के कोयले का चूर्ण लिया था ना, उसकी जगह वज्र मूषा में लोहा किट ले लो और अपनी तरफ से इसमें खड़िया मिट्टी और ऐड कर दो। इन सबको मिला देंगे लोहे दंड से और फिर इससे मूषा का निर्माण कर लेंगे, उसको वज्र मूषा कहते हैं। वज्र मूषा का उपयोग सत्व पातन के लिए किया जाता है। अब लोहे का किट ऐड किया है आपने तो ये ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करेगी ना, अदर की तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर सहन करेगी, इसलिए इस मूषा का प्रयोग सत्व पातन में किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर चाहिए होता है ना तो सत्व पातन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, ये महामूषा, महामूषा जो नाम पड़ा है ना वो भी इसके स्ट्रक्चर के आधार पे ही पड़ा है। ठीक है, क्योंकि महा मतलब बड़ा आकार होता है इसका, है ना, मोटे बैंगन की तरह ना, ये स्थूल होती है और मोटे बैंगन की तरह इसका बड़ा आकार होता है, इसलिए इसको महामूषा बोलते हैं। और इसका तल जो होता है वो कुरपर सदृश संकीर्ण और ऊपर वाला भाग विस्तृत होता है। इसमें याद रखना कि नीचे वाला भाग तो संकीर्ण होता है और ऊपर वाला भाग विस्तृत होता है। ठीक है, और इसका उपयोग अभ्रक सत्व निष्कासन में किया जाता है। ठीक है, अब योग मूषा की बात करते हैं। योग मूषा में क्या क्या लेते हैं, कोयले तुष की राख, कोयले और तुष की राख लेंगे, काली मिट्टी लेंगे, बल्मिक मिट्टी लेंगे और विड़ द्रव्यों को समान भाग में लेके एकत्रित करके कूट पीस के इसकी मूषा निर्माण कर लेंगे, है ना। मूषा बना ली। अब इस मूषा के अंदर और बाहर की तरफ आपको विड़ का लेप करना है, वो ही योग मूषा हो जाती है। आपने क्या किया, कोयले और तुष की राख ली, काली मिट्टी ली, बल्मिक मिट्टी ली और विड़ द्रव्य लिए, है ना। इनको क्या किया, समान भाग में लेके और क्या किया, जल मिला के लोहे की सलाखे से कूट पीस के इसको एक गुथा हुआ आकार दे दिया। अब इससे आपने एक मूषा बना ली, उस मूषा के अंदर और बाहर दोनों साइड में विड़ का लेप कर दिया, वो योग मूषा है। वृंताक मूषा, वृंताक का मतलब होता है बैंगन, तो आपको पता चल गया होगा इसकी आकृति जो होगी वो बैंगन के आकार की होगी। निर्माण सामान्य मूषा वाला ही होगा, पर इसकी आकृति अपन को बैंगन की जैसी बना देनी है और इसे 12 अंगुल लंबी नली लगा देनी है, बस ये वृंताक मूषा है। अगर आपके 5 नंबर में मान लो ये आ जाए कि वृंताक मूषा के बारे में बताई, तो आप इतना तो नहीं लिखोगे ना कि वृंताक बैंगन के आकार की होती है और 12 अंगुल लंबी नली लगा दी, ये वृंताक मूषा, ये नहीं लिखना है। आपको पहले तो मिट्टी का वर्णन करना है कि आपको कैसी मिट्टी लेनी है ना, मैंने बताई थी अभी आपको, जो टेम्परेचर को सहन कर सके, रक्त पित्त वर्ण की हो। पहले तो आप पूरा मिट्टी का वर्णन कर दोगे, फिर आप ये वर्णन करोगे कि मूषा निर्माण के लिए आपको क्या क्या चाहिए,
शण के रेशे, घोड़े की लीद, ये वगैरह वो सारी प्रोसेस थे वो लिखोगे। और फिर उसके बाद में आप ये लिखोगे कि उस मिट्टी का प्रयोग करके हम वृत्ताकार यानी बैंगन के आकार की मूसा का निर्माण कर लेंगे और 12 अंगुल लंबी नली लगा देंगे। ठीक है। अब मल मूसा की बात करते हैं। मल मूसा में क्या होता है, 2 मजबूत सराव होते हैं। सराव मैंने कल भी आपको बताया था कि वो नहीं होते, घड़े के ऊपर मिट्टी का कुछ रखा होता है सराव जैसी, तो उसको सराव बोलते हैं ना। तो मजबूत सरावों को जोड़ के संपुट की आकृति बना लेते हैं, उसको मलमूसा बोल देते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग प्रपट्टी आदि रसों के संवेदन करने में किया जाता है। आप इनके उपयोग देख लेना, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है ना। पक्व मूसा, पक्व मूसा, पक्व का मतलब क्या होता है, पकाना, यानी इसको दृढ़ाग्नि में पकाया गया है ना। तो इससे याद रखना, कुम्हार द्वारा निर्मित जो मजबूत भांड होता है, उस मजबूत भांड के समान ये मूसा बनाकर दृढ़ अग्नि में पकाया जाता है। पक्व मूसा में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आपने नॉर्मल मूसा बनाई, नॉर्मल मूसा बना के उसको दृढ़ अग्नि में पका दिया। ठीक है, वो पक्व मूसा है। इसका प्रयोग पोटली रस को पकाने में किया जाता है। अब मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मूसा के मुख को बंद करने, है ना, मूसा के मुख को बंद करना ही मुद्रा कहलाता है। अपन ने मूसा के मुख को बंद किया, वो ही मुद्रा है। सबसे पहले बात करते हैं मदन मुद्रा की। मदन मुद्रा को आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। आपको गूलर का दूध लेना है, बट का दूध लेना है और लाक्षा लेना है। सब एक एक पल लेने हैं, है ना। और इसमें चुंबक लोहे का चूर्ण, ठीक है, वो 7 पल ले लिया। अब इन जो 3 और 4 चीज़ें होंगी, इन चारों चीज़ों को एकत्र मिला देते हैं इमाम जस्ते में और उसमें अलसी का तेल डाल देते हैं, है ना। फिर इसको कूटते और कूटते रहते हैं इसको, जब तक ये मोम जैसा नहीं बन जाता ना, तब तक इसको कूटते रहते हैं। और जब ये मोम जैसा बन जाए, है ना, तो मूसा के मुख को संधि बंधन कर देते हैं। तो इसको मदन मुद्रा बोल देते हैं। वापस रिपीट करियो, गूलर का दूध ले लिया, बट का दूध ले लिया, लाक्षा ले ली, है ना, एक एक पल। फिर चुंबक लोहे का चूर्ण ले लिया आपने 7 पल। अब इनके अंदर आपने अलसी का तेल और ऐड कर दिया। फिर उसको पीसते हैं, तब तक पीसते हैं जब तक वो मोम के समान चिकना नहीं हो जाता। और जब वो चिकना हो जाए तो मूसा के मुख को बंद कर देते हैं। तो इसको मदन मुद्रा बोल देते हैं। ठीक है। हट मुद्रा में कुछ नहीं करते ज़्यादा। चुंबक लोहे का चूर्ण ले लिया, उसमें सूअर का रक्त मिला दिया, है ना, और उसको सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक यानी पूरी रात्रि निरंतर कूटते रहते हैं। और जब मोम जैसा हो जाए तो उससे मूसा का मुख बंद कर लेते हैं। इसको हट मुद्रा बोल देते हैं। ठीक है। अब संधि बंधन की बात करते हैं। 2 संधि और बंधन, संधि को जोड़ना, बंध, ठीक है, संधि बंधन कहलाता है। 2 पात्रों की संधि स्थल को जोड़ना संधि बंधन कहलाता है। ये याद रखना, इसमें संधि स्थल, है ना, 2 पात्रों की संधि स्थल को जोड़ना संधि बंधन कहलाता है। और संधि बंधन किससे किया जाता है, या तो आप मंडूर चूर्ण का लेप बना लो या फिर मिट्टी का लेप बना लो, इन दोनों से संधि बंधन कर दो। अब संधि बंधन के पर्याय बता रखे हैं, है ना, ये वाले। तो संधि बंधन से बंधन हो गया, संधि बंधन हो गया, संधि लेपन हो गया। ये तो नॉर्मल याद हो गए, बंधन, संधि बंधन, संधि लेपन। और 2 और याद करने, अंधरण और रंध्रण। बंधन, संधि बंधन, संधि लेपन, अंधरण और रंध्रण। ठीक है। अब आधुनिक स्वरूप की बात करते हैं अपन, है ना। एक तो ये लाइन याद होनी चाहिए आपको कि मूसा का निर्माण अधिकतम ताप सह पदार्थ से होना चाहिए। ठीक है, तभी तो अग्नि दोगे। अगर वो टेम्परेचर ही नहीं सहन कर पाएगी तो फिर क्या ही मतलब है। ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, शिलिका क्रूसिबल वाला। ठीक है। शिलिका क्रूसिबल में क्या होता है, ये जो क्रूसिबल होती है ना, क्रूसिबल मूसा को ही बोलते हैं, हिंदी में उसको मूसा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको क्रूसिबल बोल देते हैं।
ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिलिका क्रूसिबल मतलब ये सिलिका से बनी हुई होती है, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, सिलिका जो होती है ना उसका ताप विस्फरांक गुणांक जो होता है वो बहुत कम होता है। ताप विस्फरांक गुणांक कम होने का मतलब ये है कि ये शीघ्र गर्म हो जाएगी और शीघ्र ही ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से टूटेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें शीघ्र गर्म और शीघ्र शीतल होने के कारण टूटने का भय नहीं होता। और दूसरी बात है, सिलिका क्रूसिबल जो होती है ना वो ना तो एसिड से रिएक्शन करती है, ना क्षार से रिएक्शन न करती है, और ना धातु ऑक्साइड, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। और तीसरी बात है, सिलिका जो क्रूसिबल होती है ना वो पारदर्शी होती है। मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। शुद्ध सिलिका से बनी हुई होगी, ताप विस्फरांक गुणांक कम होगा जिसकी वजह से शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से टूटने का भय नहीं होता। तीसरी बात बताई कि ना तो एसिड से रिएक्शन करती है, ना बेस से रिएक्शन करती है, ना धातु ऑक्साइड से रिएक्शन करती है। चौथी बात बताई, सिलिका क्रूसिबल जो है पारदर्शी होती है, तो इसके अंदर क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है अपन आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। प्लेटिनम क्रूसिबल की बात करते हैं, है ना। आपने प्लेटिनम के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है वो यही सुनी होगी कि प्लेटिनम है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है ना। तो ये उच्च तापमान को सहन कर सकता है, पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि प्लेटिनम भी किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है, ना एसिड से, ना बेस से, ना ऑक्सीजन से, ना वायु से, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। 2 बातें याद रखनी है, ये नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चुल्ली का से आपको लेना है चूल्हा, है ना। गांव में नहीं होते, मिट्टी के चूल्हे होते हैं, ईंट के चूल्हे होते हैं, लोहे के भी चूल्हे चलने लग गए आजकल तो, है। तो चुल्ली का मतलब होता है चूल्हा। इसमें पता है क्या होता है, चूल्हा जो होता है ना वो छोटा बड़ा मिट्टी ईंट लोहे का चूल्हा बना होता है। उसमें आप क्या करते हो, लकड़ी डाल देते हो या फिर कोयले डाल देते हो या फिर ईंधन डाल देते हो और उसके अंदर अग्नि जलाते हो, इसी को चुल्ली का बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके पर्याय बता रखे हैं चुल्लिका के, ठीक है। एक है अंगारधानिका और अंगार सक्ति। अंगारधानिका का मतलब होता है अंगारे बनते हैं चूल्हे में, आपने देखा होगा अंगारे बनते हैं, अंगारे होते हैं जो जलते हुए कोयले होते हैं वो वाले। तो अंगारधानिका और अंगार सक्ति दोनों याद हो गए। और हस्ती और हसंतिका, चुल्लिका के पर्याय कौन कौन से, अंगारधानिका और अंगार सक्ति, और हसंती और हसंतिका। अब कोष्ठी की बात करते हैं। कोष्ठी का मतलब होता है भट्टी, है। भट्टी आपने शादियों में देखी होगी कि शादियों में जो खाना वगैरह बनाते हैं वो भट्टियों पे ही बनाते हैं। तो आपको उससे कोरिलेट नहीं करना है, पर उससे इतना याद रखना है कि चूल्हे पे आपको टेम्परेचर कम मिलता है लेकिन भट्टी पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। तो तीव्रतर अग्नि की जो आवश्यकता होती है ना उसके लिए आप भट्टी का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे 3 टाइप की कोष्ठी बता रखी है, एक पाताल कोष्ठी, एक गार कोष्ठी और एक अंगार कोष्ठी। तो सबसे पहले अपन पाताल कोष्ठी की बात करते हैं। यहाँ अपन डायग्राम से पढ़ेंगे, ठीक है। पाताल कोष्ठी, पाताल कोष्ठी पढ़ रहे हैं। तो पाताल कोष्ठी का नाम से ही पहले पता चल गया होगा कि इसके लिए तो अपन को गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या किया, मिट्टी के अंदर 12 अंगुल गहरा और 12 अंगुल चौड़ा गड्ढा खोद दिया। ये हमने गड्ढा खोद दिया। अब ये बड़े वाला गड्ढा है, ये वाला बड़ी वाला गड्ढा है 12 अंगुल वाला। इस गड्ढे के अंदर है ना आपने एक 4 अंगुल गहरा गड्ढा और खोद दिया। ये छोटा एक गड्ढा और खोद दिया 12 अंगुल के अंदर जो कि 4 अंगुल गहरा है, ये छोटे वाला।
ये वाला गड्ढा 4 अंगुल गहरा है। अब आपने क्या किया, ये जो 4 अंगुल का जो छोटा गड्ढा खोदा है ना हमने, इस गड्ढे के ऊपर आपने क्या किया, एक प्लेट लगा दी, ये वाली प्लेट ये प्लेट लगा दी। ये प्लेट क्या है, छिद्रित है, ये प्लेट लगा दी। अब इस जो ये जो छोटे वाला गड्ढा है ना, इस पे आपने क्या किया, एक वंक नाल जोड़ दी। ये वंक नाल है और यहाँ पे ये क्या है, ये एक धोकनी है। धोकनी का मतलब एक गुब्बारा टाइप कुछ है, जिससे आप क्या करोगे, जब आप इसको दबाओगे तो वायु है ना, ऑक्सीजन, वो इस धोकनी से होती हुई, इस वंक नाल से होती हुई इस छोटे गड्ढे में और पूरे इस जो ये पाताल कोष्ठी है, इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। और ऑक्सीजन क्या काम करती है, जलाने का काम करती है। तो नॉर्मली ये जल जाएगा, है ना, अंदर जो उपले वगैरह रखेंगे ना अपन, तो वो आसानी से जल जाएंगे। अब क्या किया, 12 अंगुल ये बड़े वाला था, 12 अंगुल गहरा था, 12 अंगुल चौड़ा था। इसके अंदर अपन ने क्या किया, एक छोटा गड्ढा बनाया जो कि 4 अंगुल गहरा है, और इस 4 अंगुल वाले गहरे गड्ढे के ऊपर आपने छिद्रित प्लेट रख दी। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर उपले भर दिए, और उपले भरने के बाद बीच में आपने क्या किया, वृंताक मूषा रख दी, और फिर ऊपर उपले भर दिए। ठीक है, ये नीचे उपले भर दिए, ये वृंताक मूषा रख दी, और ये फिर ऊपर उपले भर दिए। अब क्या क्या प्रोसीजर होगा इसका, आप इसको यहाँ से दबाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी तो इनको, ये जो आपने वो रखे थे ना कोयले या वन्योपल जो भी रखे थे, ये वन्योपल या कोयले जलेंगे, तो इसको वृंताक मूषा को क्या मिलेगा, टेम्परेचर, इसका पाक हो जाएगा, इसके अंदर जो भी द्रव्य है उसका पाक हो जाएगा, और यही पाताल कोष्ठी है। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ मैं, तो मैंने बता तो दिया, फिर भी एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। बड़े वाला गड्ढा खोदा, 12 अंगुल गहरा और 12 अंगुल चौड़ा, ठीक है, और एक छोटा गड्ढा लिया जो कि 4 अंगुल गहरा है। ठीक है, इस छोटे वाले घेरे के पास में आपने क्या किया, एक धोकनी लगी हुई है जो वंक नाल से जुड़ी हुई है, जहाँ से आप ऑक्सीजन सप्लाई करोगे ताकि ये जो वन्योपल या कोयले हैं ये जल जाए। और यहाँ पे क्या किया आपने, वन्योपल रखे और ये बीच में आपने वृंताक मूषा लटका दी, ऊपर फिर कोयले रख दिए। अब यहाँ से आप दबाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो ये जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगी, जलाने का काम करेगी, तो इनको जलाएगी और इसका पाक हो जाएगा। ठीक है, पाताल कोष्ठी की बात कर ली, अब गार कोष्ठी की बात कर लेते हैं। पाताल नाम से पता चल रहा था, अब गार कोष्ठी है तो गार कोष्ठी पहली बात तो ये है कि ये समतल पे बनेगी, इसके लिए आपको गड्ढा खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समतल पे क्या किया हमने, ये टोटल 12 अंगुल गहरा गड्ढा खोद लिया, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 9 अंगुल की है। पहले वाली की क्या थी, 12 अंगुल, पाताल कोष्ठी की 12 अंगुल गहराई और 12 अंगुल चौड़ाई, लेकिन गार कोष्ठी की क्या है, 12 अंगुल गहराई है और 9 अंगुल चौड़ाई है। ठीक है, पहला कन्फ्यूज़न क्लियर। फिर अब अपन ने क्या किया, यहाँ से यानी जो समतल है उससे 4 अंगुल ऊपर, समतल से 4 अंगुल ऊपर एक छिद्रित प्लेट रख दी, ये वाली प्लेट रख दी है ना, प्लेट रख दी, और ये आपने क्या किया, यहाँ से एक वंक नाल जोड़ दी, है ना, वंक नाल जोड़ दी, और आगे धोकनी जुड़ी हुई है ना, आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना, यहाँ पे एक धोकनी जुड़ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने उपले रख दिए और इसके अंदर आपने क्या किया, एक मूसा रख दी और फिर उपले रख दिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, धोकनी से आप क्या करोगे, धोकनी को दबाओगे तो ऑक्सीजन क्या होगी, वंक नाल से जुड़ती हुई यहाँ आएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन इन उपलों को मिलेगी, ऑक्सीजन इन उपलों को मिलेगी तो ये उपले जलेंगे तो क्या होगा, मूसा के अंदर जो द्रव्य है उसका पाक हो जाएगा। ये गार कोष्ठी है, बस वापस रिपीट कर रही हूँ। देखो,
ये जो गार कोष्ठी है, पहली बात तो ये है कि ये समतल पे बनेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये 12 अंगुल गहरी होती है और 9 अंगुल चौड़ी होती है। तीसरी बात, इसकी धरातल से 4 अंगुल ऊपर एक प्लेट लगा देंगे, और ये जो खाली एरिया है ना, जो 4 अंगुल वाला, इसमें आप एक वंकनाल जोड़ दोगे, और यहाँ पे एक धोकनी लगी हुई है। अब जो आपने प्लेट लगाई थी उसके ऊपर आप उपले भर दोगे, फिर एक मूसा रख दोगे, फिर वापस से उपले भर दोगे। अब आप जैसे ही इस धोकनी को दबाओगे, ऑक्सीजन आएगी तो क्या होगा, इन उपलों को जलाएगी तो क्या होगा, इसका पाक हो जाएगा मूसा का, ठीक है। इसको गार कोष्ठी बोल देते हैं। अब अंगार कोष्ठी की बात करते हैं। अंगार कोष्ठी जो है ना, वो 30 अंगुल ऊंची और 15 अंगुल लंबी होती है। कोष्ठी क्या होती है, 30 अंगुल तो ऊंची होती है और 15 अंगुल लंबी होती है ना। आप यहाँ से याद कर लेना, गार कोष्ठी जो है 30 अंगुल लंबी और 15 अंगुल, 30 अंगुल तो ऊंची होती है और 15 अंगुल लंबी होती है। दोबारा रिपीट करूँ, 30 अंगुल ऊंची और 15 अंगुल लंबी। और ये जो होती है, ये भी है ना समतल पे ही बनाई जाती है, ठीक है। और ये चतुष्कोणाकार भट्टी के जैसी बनाई जाती है। अब देखते हैं, ये जो है ना, ये लीजिए, ये अंगार कोष्ठी है ना। ये क्या होती है, 30 अंगुल ऊंची होती है ना। ये 30 अंगुल ऊंची होती है और 15 अंगुल जो है वो लंबी होती है। ये आपको चतुष्कोणाकार दिख रही है, ये पीछे भी ऐसी है, ये यहाँ पे भी ईंटें लगी हुई है, बट आपको दिखाने के लिए इन ईंटों को हटाया गया है ना। ये चतुष्कोणाकार है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है कि ये धोकनी जोड़ रखी है और ये वंकनाल। अब ये यहाँ क्या है, ये 4 अंगुल वाला वो एरिया है जो मैं आपको बता रही हूँ हमेशा, धरातल से 4 अंगुल ऊपर इसने क्या किया, एक धोकनी के थ्रू एक वंकनाल जोड़ दी जो कि अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या, नीचे उपले भर दिए और बीच में आपने मूसा रख दी और ऊपर उपले भर दिए। अब इस धोकनी से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या होगा, ये उपले जलेंगे और इसका पाक हो जाएगा। बस वापस रिपीट कर रही हूँ, 30 अंगुल ऊंची होती है और 15 अंगुल लंबी होती है, ठीक है, अंगार कोष्ठी। फिर उसमें क्या होता है कि ये चतुष्कोणाकार दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें एक है ना समकोण, ये जो वंकनाल जुड़ी हुई है ना, इसमें ये सीधी है एकदम, इस समकोण पे जुड़ी हुई है। ये देखो, आप ऐसे बोलोगे समकोण पे, ये देखो, ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा, समकोण नहीं बन रहा, अब बस बना रही हो। ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो ये समकोण पे जुड़ी हुई होती है। अब इसमें क्या, नीचे उपले भर दिए, बीच में मूसा रख दिए, ऊपर कोयले, उपले या कोयले जो भी है वो भर दिए। अब धोकनी से आप दबाओगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या होगा, इसको इनको जलाएगी और इसका पाक हो जाएगा। यही है और कुछ नहीं है। और ये द्रव्यों की ढालन विशेष रूप से सत्वपातन के काम आती है। अब गैस स्टोव की बात करते हैं, है ना। तो गैस स्टोव में क्या क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है, द्रव्य रूप पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस होती है, और अन्य ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। और गैस स्टोव का सबसे पहले निर्माण 1820 में हुआ, ठीक है। आज अपन यहीं तक रखते हैं, कल आपका बस फुट और बचा है ना। तो कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।